नमस्कार, बोल पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन भारत हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली फरलो। 21 दिन के लिए बरनावा आश्रम पहुंचे राम रहीम। परिवार संग हनीप्रीत भी पहुंची आश्रम। राम रहीम की फरलो पर अंशुल छत्रपति का बयान। कहा, गुरमीत को वीआईपी बनाकर रख रही है हरियाणा सरकार। राजनीतिक फायदे के लिए दे रही वीआईपी ट्रीटमेंट। किसान नेता गुरनाम चढ़ूने ने हरियाणा कांग्रेस से की मांग। कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों को कांग्रेस दे 10 सीटें। हरियाणा में आगामी 2 माह में होंगे विधानसभा चुनाव। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को दी करोड़ों की सौगात। करनाल को मिली 134 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया सीएम ने ऐलान। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश जारी। प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। 18 अगस्त तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर से फरलो मिल गई है। 21 दिन के लिए बरनावा आश्रम पहुंचे राम रहीम। यूपी के बागपत में है बरनावा आश्रम। वहीं परिवार के साथ हनीप्रीत भी पहुंची आश्रम। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 7वीं बार 21 दिन की फरलो पर बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंच गए हैं। उनके साथ परिवार के सदस्य और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी आई है। इससे पहले 19 जनवरी को राम रहीम छठी बार 50 दिनों की फरलो पर इसी आश्रम में ठहरे थे। रोहतक की सुनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा प्रमुख को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 7वीं बार 21 दिन की फरलो पर बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंच गए हैं। उनके साथ परिवार के सदस्य और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी आई है। इससे पहले 19 जनवरी को राम रहीम छठी बार 50 दिनों की फरलो पर इसी आश्रम में ठहरे थे। बहुत आशीर्वाद आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद कहते हैं, आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। रहीम की फरलो पर अंशुल छत्रपति का बयान भी सामने आया है। गुरमीत को वीआईपी बनाकर रख रही है हरियाणा सरकार। ये जो है बयान अंशुल छत्रपति की ओर से दिया गया है। राजनीतिक फायदे के लिए दे रही वीआईपी ट्रीटमेंट। आम कैदी की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आम कैदी के पैरोल व फरलो को कोई नहीं सुनता। महीनों टेबल पर पड़ी रहती है आम कैदी की फाइलें। ये जो है बयान अंशुल की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। ऐसे में जो है अंशुल छत्रपति का बड़ा बयान सामने आया। देखिए, जब से डेरा प्रमुख को सज़ा हुई है उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। पहले एक दिन की पैरोल दे करके बाहर निकाला गया, तभी हमने ये कहा था कि हरियाणा सरकार जो है वो गुरमीत राम रहीम के लिए एक रास्ता तैयार कर रही है, उसको ईज़िली बाहर निकालने के लिए, और हुआ भी यही। उसके बाद जब ये बार बार एप्लीकेशंस मूव हुई पैरोल के लिए, कभी एग्रीकल्चरल लैंड की हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, कभी बेटी की मुंह बोली बेटी की शादी के लिए। तो इस तरह से जब एप्लीकेशंस मूव होती रही तो कहीं ना कहीं जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट है
उसके जो नियम शर्तें थी वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम की पैरोल के आड़े आ रही थी। इस वजह से 2022 में पहला अड़चन जो राम रहीम की पैरोल की दूर की गई हरियाणा सरकार द्वारा 2022 के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद से लगातार गुरमीत राम रहीम पैरोल और फरलो का फ़ायदा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट किया वो हमारा ये मानना है कि स्पेशली उन्होंने एक वीआईपी कैदी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आम प्रिजनर्स से सरकार ने कभी कोई वास्ता रखा हो। वहीं राम रहीम की फरलो पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राम रहीम को फरलो नियम के तहत मिली है। हर कैदी को पैरोल और फरलो जेल नियमों के तहत ही दी जाती है। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री की ओर से जो है ये बयान दिया गया है। राम रहीम की फरलो को लेकर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और जेल नियमों के तहत ही सभी को फरलो दी जाती है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव है, राम रहीम को पैरोल दी गई है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं 10 साल तिहाड़ जेल के अंदर धक्के काट के आया हुआ हूँ जब डॉक्टर साहब और चौटाला साहब थे। कानून के प्रावधान में हर कैदी को 3 बार पैरोल और 2 बार फरलो, ये उसका अधिकार है। अगर किसी को मिलती है, कानूनी तौर पर मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके ऊपर टिप्पणी करने का हमें अधिकार। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने हरियाणा कांग्रेस से मांग की है हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों को कांग्रेस दे 10 सीटें। ये जो है किसान नेता की ओर से मांग की गई है। हरियाणा में आपको बता दें कि आगामी 2 माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के मुखिया गुरनाम सिंह चडूनी और किसान नेता रमेश दलाल की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। इस बयान में मांग की गई है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 विधानसभा सीटें उन किसान नेताओं को दे जो पिछले 9.5 साल से बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चडूनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार वे विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर तैयार हैं। हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर किसान आंदोलन का पूरा असर पड़ने की संभावना है। आपको बता दें, किसान नेता गुरनाम चडूनी ने कांग्रेस से मांग की है कि कम से कम 10 विधानसभा सीटों पर वे किसान नेता को चुनाव लड़वाएं। अब रुक करते हैं करनाल का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल को आज 134 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और प्रदेश में अलग अलग जगह पर उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। करनाल जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप ने इन परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपको बता दें कि करनाल को सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से 134 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। आज हमारे करनाल जिले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। जैसे समय समय पर लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास और उनका लोकार्पण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों में ये कार्य लगातार चला हुआ है। आज उसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की जो परियोजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण आज हुआ है। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी आज पंचकूला से ऑनलाइन वर्चुअली आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और करनाल के अंदर भी, क्योंकि हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो इसी कड़ी में आज करनाल के अंदर भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है, इरिगेशन है, अन्य सभी विभाग, ऐसे सभी ऐसे कार्यों का आज यहाँ पर जो उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को भी आज बड़ी सौगात दी है। बल्लभगढ़ में बनने वाले करीब 100 करोड़ रुपए से को-एड कॉलेज की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी गई। इसके अलावा बल्लभगढ़ में ही नगर निगम की करीब 24 करोड़ की लागत से बनने वाली नई बिल्डिंग का भी
शिलान्यास किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद में करीब 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। प्रशासन द्वारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम सैनी ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को कई बड़ी सौगात दी है। अब रुक करते हैं अंबाला का। अंबाला की वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, जन स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईआईटी से प्लान तैयार करवाकर इस समस्या को जड़ से खत्म करवाया जाए। बता दें कि बीते रोज अंबाला शहर में चंद घंटों में हुई 230 मिलीमीटर बारिश की वजह से शहर के बड़े हिस्से में जल भराव हो गया था, जिसके चलते देर रात तक भी परिवहन मंत्री असीम गोयल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पानी की निकासी के बंदोबस्त का जायजा लिया था। जल भराव काफी है और मेरा मानना है जो पहले बरसात 2.5 mm के हिसाब से इस तरह डिजाइन होते हैं, शहर घंटे की संभाल सकते हैं। लगभग 50 mm को शहर झेल सकता है, लेकिन 230 mm बरसात पिछले 22 से 24 घंटों में जो है रिपोर्ट की गई है। काफी एरिया में पानी उतरा है, लेकिन अभी भी कई एरिया में बहुत जल भराव है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो हमने चंडीगढ़ से उच्च अधिकारी पब्लिक हेल्थ के यहाँ बुलाए थे, और आज निगम के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और एसडीएम साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी विभागों को इकट्ठा करके हमने जो है आज शहर का दौरा भी किया है और एक विस्तृत योजना शहर के लिए, पूरी निकासी के लिए बने। हरियाणा में लगातार एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन कर्मचारियों ने मुंडन कर प्रदर्शन किया था, लेकिन आज कर्मचारियों ने भीख मांगते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। ये विरोध सरकार के खिलाफ था। अलग अलग जगह जाकर हाथ में कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एनएचएम कर्मचारी भीख मांगते हुए नजर आए। लोग भी उनकी सहानुभूति में भीख देते हुए नजर आए। एनएचएम कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिले। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी हरियाणा के अंदर पिछले 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। आज जो है अनोखे अंदाज में जो है कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, वहीं लोगों से भीख मांगकर इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। सर, हमें आंदोलनजीवी बताती है। हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम आंदोलनजीवी नहीं हैं, हम कोरोना योद्धा हैं। सरकार याद करे कि किस प्रकार से हमने संकट के समय में देश की सेवा की थी और आज हम सड़कों पर आने को मजबूर हैं। सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पर आ रहे हैं, हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हम मुंडन करवा रहे हैं और आज हम भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये भीख हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये भीख हम सरकार के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि हम आपको पक्का करने में असमर्थ हैं। तो हम राहत कोष में कुछ पैसा डालेंगे, शायद सोई हुई सरकार जाग जाए। सर, आज हमारी जो स्ट्राइक का 19वां दिन है, पर सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है, इसीलिए आज सरकार के नाम पर भीख मांगी जा रही है। सरकार बोल रही है कि कर्मचारी को देने के लिए वेतन नहीं है, जबकि खुद की सैलरियां बढ़ जाती हैं, पर कर्मचारी की जब बात आती है तो सरकार का ये कहना होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कर्मचारी को वेतन देने के लिए। तो आज हम भीख मांग के वो जो पैसा इकट्ठा होएगा उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा, ताकि शायद उससे कोई भरपाई हो सके। करनाल के अर्जुन नगर में रहने वाले युवक की कनाडा स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नोमित गोस्वामी के रूप में हुई है। वह 8 महीने पहले ही कनाडा गया था। पिता ने प्लॉट बेचकर उसकी स्टडी वीजा का खर्चा उठाया था। कनाडा के लंदन सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। पढ़ाई के साथ वह रेस्टोरेंट में जॉब भी करता था। ऐसे में पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कि करनाल के अर्जुन नगर के रहने वाले युवक की कनाडा स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई।
थी, पुलिस वालों का फ़ोन आया था वहाँ से, लेडीज़ पुलिस का। मेरे छोटे बेटे ने सुना, फिर उसने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई। वो कहता है मम्मा कह रहे हैं डैड है। मैं कहा नहीं जानू ये फेक कॉल है। फिर एक मैंने कहा अपने पापा को सुना रिकॉर्डिंग, इन्होंने सुनी, ये भी कहते हैं मेगा फेक कॉल है। मैं कहा फेक कॉल होती है, हमसे पैसा मांगते, इन्होंने पैसा तो कोई नहीं मांगा। एक उसका कज़न ब्रदर रहता था नमन शर्मा, उसका भी नाम लिया उन्होंने। कज़न ब्रदर नौमित गोस्वामी नमन शर्मा का ब्रदर था, बहुत इंटेलिजेंट था। 12 दिसंबर को गया था वो। कम ही टाइम हुआ था। हाँ जी, 12 दिसंबर को ही हमें अगस्त को खबर मिल गई है। दिसंबर में नोमित अपने स्टडी वीज़ा पर कनाडा गया था, लंदन सिटी। और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को लेकर कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, और मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि अपनी जो जमा पूंजी है हम वो सारी लगा के बच्चे को बाहर भेजें। अपना जितना भी था इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके नोमित को बाहर भेजा था, पर एक कल सडन कॉल के दौरान हमें पता लगता है कि नोमित एक्सपायर हो गया। और जितना पता लगा कि वो फ्रेंड्स के साथ फैंशॉ लेक, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पे घूमने गया था, और जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में गया उसके बाद वो डेड होकर ही बाहर आया। कनाडा में स्टडी बेस पे गए हुए थे, वहाँ ना स्विमिंग पूल में गए हैं नहाने के लिए, तो वहाँ इनका पैर पूरा फिसला है उनका। तो फिर वहाँ पर अब प्रोसेस कर रहे हैं सारे। सिरसा के भगवत सिंह स्टेडियम में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होकर बाल भवन में समाप्त हुई। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने पौधारोपण भी किया। डिप्टी स्पीकर ने लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि हर घर तिरंगा से देशभक्ति की भावना दिल में समाती है। इस मौके पर रणबीर सिंह गंगवा ने खेल में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक और फिर 15 अगस्त आज़ादी दिवस है। इन दिनों में पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश में ही तिरंगा यात्रा चलाई हुई है, और जिसमें मुहिम जो है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसको लेकर के हम पूरे शहर के अंदर भी, गांव सतर के अंदर हम ये यात्राएं निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा ये जो अगस्त का महीना आज़ादी का महीना है, हम उन वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। और हमारे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी को सहेज के रखे, संजो करके रखे। हमारे आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम लोग 15 अगस्त पर अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सभी शहीदों को याद करें, और युवाओं को भी ये आह्वान किया है। और इसी की कड़ी में हम सब जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों के अंदर जो है वो 11, 12, 13, 14 तारीख को जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है पौधारोपण भी किया गया है, ताकि सभी जो आम जनमानस है, आम नागरिक है, उसको इसका महत्व भी पता लगे, पर्यावरण का महत्व भी। शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अंबाला की कपड़ा मार्केट ने थोड़ी राहत की सांस ली है। मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी काफी नुकसान में है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बंद हुए 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए आंशिक रूप से शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राहत देते हुए सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की 1 लेन खोलने का आदेश दिया है। ऐसे में जो है अंबाला के कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, उस फैसले से मैं 75% के आसपास खुश हूँ। वो इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को अनुमति दी है, 1 लेन खोलने का आदेश दिए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाहें जाती हैं, या सरकार जो भी इतना क्या नाम है मुफ्त में बांटती है,
वो हमारा जीएसटी सुबह से शाम तक व्यापारी जीएसटी कलेक्ट करते हैं बिना तनख्वाह के मुनीम है सरकार के। या तो हम भी विद्यार्थियों वाले पास बनवा लें, वृद्धों वाले पास बनवा लें, या महिलाओं वाले कपड़े पहन लें। अगर हमने रास्ता पार करना है कुछ ना कुछ तो इस व्यापारी के लिए भी सरकार को करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए थोड़ी राहत बड़ी खबर तो है। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पूरा खोलेगी। चलो जो भी रास्ता खुला है उससे हमारी उम्मीद और जागी है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा खोलने का आदेश देगी, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरत है मार्केट को? 5-6 महीने का समय उसका बंद है। ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत तो मार्केट में काम ठप पड़ा है। तो अभी ये जो खबर आई है इससे हमें बहुत ज़्यादा आस है, क्योंकि आगे दिवाली का सीज़न है। तो हम तो यही आस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द पूरा रास्ता खोलने का करे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के चंद दिन बाद राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। करीब 6 साल पहले कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के चलते तोड़ दिया गया था, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी उस भवन का निर्माण कार्य फाइलों में ही अटका हुआ था। अब इस भवन का टेंडर हो चुका है। इस भवन पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आएगी। लड़कियों का ये 2 मंजिला स्कूल होगा। आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। करीब 6 साल पहले कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के चलते तोड़ दिया गया था, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी उस भवन का निर्माण कार्य फाइलों में ही अटका हुआ था, जिसका अब निर्माण होगा। बैठने में बहुत परेशानी होती है। हमारे यहाँ पे बहुत कम कमरे हैं, हम बरामदों में बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग जल्दी तैयार हो जाए ताकि हमें पढ़ने में पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमारे यहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, बट स्कूल में जो हमारी क्लासरूम है छत टपकती है, पानी की बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हम बरामदों में बैठते हैं और बरसात के मौसम में बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। ठंडों में बरामदों में बैठना पड़ता है। हमें स्कूल में रूम नहीं है, हमें सुविधा नहीं है पूरी बैठने के लिए, कमरे नहीं है। हम बरामदे में बैठते हैं और हमारे लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और हमारी बिल्डिंग टूट गई है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम इसलिए आपको कहते हैं कि हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हम गंदगी में आते हैं। तो सर, हमारे स्कूल में 1348 छात्राएं हैं और दाखिले अभी चल भी रहे हैं और इस समय बहुत परेशानी है बच्चों को। वो कमरे जो प्राइमरी बिल्डिंग में हम बैठे हैं और शायद हरियाणा के पहला स्कूल है जिसमें एक भी कमरा नहीं है। 2018 से ये बिल्डिंग टूटी है। सामने हमारा जो कैंपस पड़ा है उसका हमने विदेश से एक अपना इंडिया का आदमी विदेश में कमाता है, तो उसने 3 लाख भर्त के लिए दिए थे, तो वो गंदगी साफ करा के उसका भर्त करा दिया गया है। सरकार ने 475 बाउंड्री के लिए दिए, वो नींव भी भर दी गई है। इसमें तिरंगा गर्ल्स में 12 कमरे और एक हेड टीचर का रूम बनना है। 1 करोड़ 35 लाख की ग्रांट टेंडर हो चुका है। 15 अगस्त के तुरंत बाद जो है उस पर कार्य शुरू हो जाएगा और जब तक जो अंतरिम व्यवस्था है वो जो बच्चियां हैं वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में उनकी कक्षाएं लग रही हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी भवन निर्माण हो जाएगा और बच्चों को नए कमरे और जो नए वॉशरूम वगैरह जो जिन्हें निर्माण होना वो बच्चों को मुहैया करवा दिए जाएंगे, जिससे शिक्षा का कार्य अध्यापन का कार्य जो है और अच्छे ढंग से हो सके। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।